ये तमाम लोग हमसे जुड़ गए। सबसे पहले अपडेट मैं चाहूंगा कि कैप्टन साहब क्या अपडेट्स है वो थोड़ा अपने तौर पर बताएं और उसके बाद गुफ्तगू का आगाज। डॉक्टर रिजवी, आज की 3 अपडेट्स ये हैं। एक तो हमास के बीच में और इजराइल के जो नुमाइंदे हैं उनके बीच में जो बात चल रही है मिस्र में और कतार में, उसमें एक डेवलपमेंट ये हो गई है कि अब तक इजराइल बार बार ये बोल रहा था कि जंगबंदी के बाद वो गजा से अपनी फौजों को आराम से निकालेगा, कम से कम 60 दिन वहां रहेगा। अब तक हमास इस चीज को मान नहीं रहा था, लेकिन आज सुबह से ऐसी खबरें आ रही कि हमास ने इजराइल की इस शर्त को मान लिया है कि सीज फायर होने दो, और सीज फायर के बाद 60 दिन के लिए इजराइल की फौज जो है वो गजा में रह सकती है। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो जॉर्डन के विजिट पर गए हुए हैं, और वहां उन्होंने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से मुलाकात की, और किंग अब्दुल्ला से मुलाकात करके उन्होंने किंग अब्दुल्ला को और जॉर्डन के अवाम को ये भरोसा देने की कोशिश की कि सीरिया में अमेरिका किसी भी तरह का अत्याचार या दमन नीति या रिवेंज नहीं होने देगा। इसी के साथ अमेरिका ने जॉर्डन को यह भी भरोसा दिया है, किंग अब्दुल्ला को, कि वह फिलहाल चिंता ना करें जब तक अमेरिकन ट्रुप्स और अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट जॉर्डन में हैं, अमान के पास ही हैं, तब तक दुनिया के किसी भी मुल्क से जॉर्डन को कोई खतरा नहीं है। तीसरी बात आज ये आई है कि एचटीएस के जो लड़ाके हैं, विद्रोही हैं या आतंकवादी हैं, उन्होंने आज अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि जिन 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 सीरिया के ऑफिशियल्स ने, ऑफिशियल बोला तो चाहे वो पुलिस वाले हों, फौजी हों या राजनीतिक डिप्लोमेट्स हों, जिसने भी अत्याचार किया था उनको ढूंढा जाएगा और उनको सही सजा दी जाएगी। इसका जो दौर है पिछले परसों से चालू हो गया था, जहां खबरें आ रही थी कि पुलिस के लोगों को, फौज के लोगों को और जो बशर अल सरकार के जो डिप्लोमेट्स थे, राजनीतिज्ञ थे जो कि उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनको बदले की कार्रवाई में टॉर्चर किया जा रहा है। शायद कुछ को गोली मार दी गई है, वीडियो सामने आए हैं। शायद कुछ को फांसी की सजा दी है, वीडियो सामने आया है। तो ये 3 बड़ी डेवलपमेंट हैं आज की। जी 500 स्ट्राइक हो गए। मैं फजील साहब रोकूंगा आपको, और चूंकि बहुत सारी अपडेट्स हैं और मैं कैप्टन साहब पास जाऊंगा। अभी परवीन गुलबशाह उन्होंने एक अपडेट दी है, वो ये कि इजराइल जो है वो अपने हेलीकॉप्टर्स का अब इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वहां तो हुकूमत कौन चलाएगा कौन नहीं चलाएगा क्या है, वहां सब वो लगे पड़े हैं। लेकिन इजराइल और अमेरिका इसी बहाने जो है अपने आप को, और कहीं ना कहीं तुर्की वो भी, और तुर्की और अब वो अमेरिका, वो भी टकराव की पोजीशन में कैप्टन साहब आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये बताया कि हेलीकॉप्टर के जरिए से अपना जहां तहां अपनी फोर्स सीरिया में उतार रहा है, और सीरिया के हथियार वो लूटने का काम कर रहा है, क्योंकि इनको सब पता है कि कहां कहां क्या क्या चीजें, ऐसा नहीं कि इनको मालूम नहीं। और ये मौका बहुत अच्छा है। तो ये वाकई बड़ी अफरा तफरी का माहौल है। मैं और बहुत सारे अपडेट्स दूंगा, लेकिन इस वक्त कैप्टन साहब आपको क्या लग रहा है कि क्या क्या सीरिया में किसके साथ, क्योंकि आज जो है इजराइल ने भी एचटीएस से पेशकश कर दी है कि आप हमसे दोस्ती रखो, हमारे साथ दोस्ती रखो। हाँ, अब ये सवाल ये है कि एचटीएस किसके साथ जाएगा, तुर्की के साथ जाएगा, इजराइल के साथ जाएगा, या जो अरब ममालिक है उनके साथ जाएगा, जाएगा किसके साथ, और ये मतलब कहां स्टैंड करेगा। क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस ग्रुप का एक मिसयूज वो किया गया, या बड़ी चालाकी से इजराइल को अपने हाथ में लेने के लिए एक बड़ा मतलब इस्तेमाल, क्योंकि कहीं इनका फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रहा है, शक्ल सूरत। और जब तक फजील साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि हर कोई लूटने पे लगा हुआ है, मतलब उधर आप देखिए कि
तुर्की जो है वो सोच रहा है कि कैसे जल्दी जल्दी जो है हम अपना बफर जोन बनाए और अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा समेट लें। उधर इसराइल जो है वो पूरे में लगा हुआ है कि साहब इनको डिस्ट्रॉय करो और बिल्कुल खंडहर टाइप में रखो इनको, और फिर धीरे धीरे हम उस पर कब्जा करें। यानी 40 किलोमीटर दूर है, ये कोई बहुत फासला नहीं है। 40 किलोमीटर इसराइल के लिए क्या है बताइए आप। और तीसरी चीज जो है वो अमेरिका, आप देखिए कि अमेरिका जिस तरह से अपनी पूरी यहाँ पे स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा है, हाँ, और वो साधने की कोशिश करेगा दायरे के इसके हवाले। मतलब कैसे आप देख रहे हैं इसको कैप्टन साहब, इस सूरत हाल को? एसटीएस जाएगा तो जाएगा किसके साथ, कहाँ, क्या, कैसे करेगा ये? डॉक्टर रिजवी, फिलहाल तो अमेरिका और तुर्की और इज़राइल भी उनकी एक ही मंशा है कि जो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं मोहम्मद अल बशीर, वो सक्सेसफुल हो जाएं मार्च तक। और ये उम्मीद कर रहे हैं अमेरिका, तुर्की और इज़राइल कि एसटीएस जो है मोहम्मद अल बशीर को कम से कम गिराएंगे नहीं, भगाएंगे नहीं, मारेंगे नहीं, और थोड़ा सपोर्ट देते रहेंगे। मोहम्मद अल बशीर का जो काम है वो अभी ये है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक उनको सिर्फ इतना ही देखना है कि अंदर भगदड़ ना मचे। रिफ्यूजीज जो हैं, जो कि तुर्की से वापस आ रहे हैं या दूसरे देशों से आ रहे हैं, उनको थोड़ा बसाया जा सके। एक बड़ी जिम्मेवारी मोहम्मद अल बशीर की है कि जो अंदरूनी फाइटिंग है उस पर थोड़ा कंट्रोल रखें, और थोड़ा सा एसटीएस को कन्विंस करें कि एसटीएस जो है वो गोलन हाइट्स की तरफ या माउंट सरमन, जिसके ऊपर अब आईडीएफ ने अपनी तोपें लगा ली हैं, उस तरफ ना जाए। तो मोहम्मद अल बशीर अभी अगर एसटीएस के जो लड़ाके बोले या आतंकवादी बोले, टेररिस्ट हैं, अगर उनको थोड़ा सा काबू में रखते हैं कि वो इजराइल की तरफ ना कूच करें, तो वो सक्सेस माना जाएगा और अमेरिका, तुर्की उन्हीं को प्रधानमंत्री कुछ और समय के लिए बनाए रखेंगे। बात यह है कि एसटीएस की क्या अभी वहां पर पकड़ है। जमीन पर जो एसटीएस है उसकी पकड़ जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में तो बहुत ही अच्छी है। अगर आप उत्तर में तुर्की बॉर्डर से शुरू करें तो एलेपो उनके हाथ में है, इदलिब तो पहले से ही उनके हाथ में था, हमा, होम्स और दमस्कस उनके हाथ में है। उनका जो एक कॉन्वॉय है वो अब पूरब में पहुंच चुका है और कुर्द लड़ाकों से लड़ रहा है। जो कुर्द लड़ाके वहां पर लड़ रहे थे, जो कि थोड़ा सा तुर्की के खिलाफ लड़ रहे थे। देखिए, कुर्दिस्तान में करीबन 7 लड़ाके अलग अलग ग्रुप लड़ रहे हैं। उनमें से एक जो है पीके के, जो कि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट था, उसके जो एक छोटा सा हिस्सा है सीरियन नेशनल आर्मी, कुर्द लड़ाकों का ही एक हिस्सा पीके के, और पीके का एक छोटा सा यूनिट है जिसका नाम है सीरियन नेशनल आर्मी। वो लड़ रही थी तुर्की से एक जमीन को आजाद कराने के लिए या छीनने के लिए। तो अभी एचटीएस को तुर्की ने ये हुक्म दिया है कि सबसे पहले कुर्दिस्तान पहुंचो और ये सीरियन नेशनल आर्मी और पीके के लड़ाके जो कि तुर्की की तरफ कभी कभी हमला करते हैं, इनको काबू में लाओ, इनको नष्ट कर दो। तो अगर जोलानी इसमें कामयाब हो जाते हैं तो तुर्की उनको मदद देता रहेगा, क्योंकि तुर्की का सबसे बड़ा जो टारगेट अभी है वो है कि एनातोलिया का जो पूर्वी भाग है उसको कुर्दिस्तान के हमलों से बचाना। कुर्दिस्तान उसको छीनने की कोशिश कर रहा है। ईरान से कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि ईरान भी शायद कुछ देर से सही, लेकिन ईरान ने भी कुर्दिस्तान में जो अपने सपोर्ट ग्रुप हैं उनको इक्विप करना शुरू कर दिया है। कल भी ऐसी खबर आई थी, आज भी ऐसी खबर आई है कि ईरान ने कुर्दिस्तान में जो उनका ग्रुप है उसको हथियार सप्लाई कर दिए हैं, और सप्लाई करके ये बोला है कि वो फिलहाल जो अमेरिकन छावनियां हैं या अमेरिकन पोस्ट हैं सीरिया के अंदर, उसके ऊपर हमला करना शुरू करें। तो मामला डेवलप हो रहा है आस्ते आस्ते। मेरे ख्याल से लड़ाई दमिश्क के आसपास ठंडी पड़ जाएगी अगले 2-3 दिन में, और अगले परसों से बहुत कॉम्प्लिकेटेड लड़ाई शुरू हो जाएगी 7-8 कुर्दिस्तान के लड़ाकों के ग्रुप में आपस में।
आपस में ही लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो सब अलग अलग देशों से सपोर्टेड है। कोई कुर्दिस्तान का ग्रुप वो ईरान से राशन पानी हथियार लेता है, कोई कुर्दिस्तान का ग्रुप है जो कि तुर्की से मदद लेता है, कर्द लड़ाके ऐसे भी हैं जो कि इराक से मदद ले रहे हैं। अब तुर्की, अमेरिका, जो कर्द लड़ाके अमेरिका से हेल्प लेकर ईरान पर हैं, उनको तो हेल्प कर रहा है, लेकिन अमेरिका जो कर्द लड़ाके इराक की तरफ हमला कर रहे हैं, उनके ऊपर बमबारी कर रहा है। तो कल परसों तक कुर्दिस्तान की जो लड़ाई है उसमें और ज्यादा थोड़ी ट्रांसपेरेंसी, स्पष्टता आ जाएगी, समझ आ जाएगी कि कौन किससे मदद लेकर किसके खिलाफ लड़ रहा है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। 7 कर्द लड़ाके ग्रुप आपस में लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, पिछले 8-10 साल से लड़ रहे हैं। परसों से उनके जो नए नए खेमे हैं उनके बारे में फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीअसाइनमेंट, लॉयल्टीज, चेंज ऑफ लॉयल्टीज हो जाएगी, क्लियरली पता लग जाएगी। जी।